Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in this lecture to measure the elasticity of supply. So in the last lecture we discussed about what is elasticity of supply and how it can be measured. So in the last lecture we also discussed that elasticity is always measured in percentage term. Why it is measured in percentage term? So हमने उसका logic किया था कि there can be the influence of the units of measurement like liter, meter, quintal, tons. So अब ये जो आपके units of measurement हैं, they can affect the value of the elasticity. So there is a need to comprehend all these data into a common term, and that common term is a percentage. Okay, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करेंगे तो हम उसके अंदर उसको सारे जितने भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, वी कन्वर्ट ऑल दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन द परसेंटेज. ओके, सो अब उसका जो है रिजल्ट ये निकलेगा कि जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारे चेंजेस जो हैं वो परसेंटेज के अंदर लेने हैं. सो देयर कैन बी अ यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर द इलास्टिसिटी ऑफ वन गुड विद द अदर गुड, एंड इन दैट केस इन विच बोथ द गुड्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. मान लीजिए कि एक जो कमोडिटी है वो लीटर के अंदर मेजर की हुई है और एक कमोडिटी जो है वो मीटर के अंदर मेजर की हुई है, और हमने दोनों की जो इलास्टिसिटीज हैं उनको कंपेयर करना है. सो अगर हम लीटर मीटर बीच में लेके आएंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द डेटा. बट अगर हम इन सभी को एक कॉमन टर्म परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, अब लीटर भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सारे एक ही कॉमन टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि परसेंटेज है. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट गुड्स हैं इनकी इलास्टिसिटीज को कंपेयर कर सकते हैं कि डिफरेंट गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कितनी है. दूसरी बात कि जो प्राइस है, अब प्राइस में चेंजेस भी जो हमने लेने हैं वो परसेंटेज में लेने हैं. क्यों लेने हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि जो भी प्राइस में चेंजेस आते हैं, अगर एक कमोडिटी जो है वो 5 रुपीज पर लीटर महंगी हो गई है और एक कमोडिटी जो है वो 5 रुपीज पर मीटर महंगी हो गई है, तो हमें पूछे कि दोनों में से ज्यादा महंगी कौन सी हुई है, तो इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि लीटर और मीटर को कंपेयर नहीं कर सकते. तो उसको भी हम क्या करेंगे, प्राइस में भी जो चेंजेस आएंगे उनको भी हम परसेंटेज के अंदर लेंगे. तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सभी को एक कॉमन टर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम उसमें भी कंपैरिजन जो है वो कर सके. दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि आपको कई बार क्रैम कराया जाएगा कि अगर जो आपकी सप्लाई कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलती है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, अगर वो वाई एक्सिस से निकलती है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, अगर वो एक्स एक्सिस से निकलती है तो इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है. तो इस तरह की क्रैमिंग आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लेके चलेंगे और उसी लॉजिक के बेसिस पे हम सारी इलास्टिसिटीज को जो है वो कंपेयर करेंगे. तो हमने लास्ट में एक बात की थी कि अगर हमें जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड, तो उसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो परसेंटेज मेथड रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो मैंने कहा था कि ये जो आपका फॉर्मूला है इसके जितने भी आंसर्स आएंगे हम उनको 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, एंड दोस 5 कैटेगरीज आर कि आंसर 0 हो सकता है, आंसर ग्रेटर देन 1 हो सकता है, आंसर लेस देन 1 हो सकता है, आंसर इक्वल टू 1 हो सकता है, और आंसर इंफिनिटी हो सकता है. इन 5 के अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता. जो भी आपका आंसर आएगा इस फॉर्मूला को सॉल्व करके वो क्या आएगा, या तो
वो 0 हो सकता है, या वो इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और इन्फिनिटी हो सकता है। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। तो अब देखिए ग्रेटर देन 1, अब जितने भी आंसर 1 से ग्रेटर होंगे हम उनको इन कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, जितने भी आंसर लेस देन 1 होंगे उसको इस कैटेगरी के अंदर डाल देंगे, और बाकी 3 कैटेगरीज तो क्लियर ही है, भी आंसर 0 आएगा, 1 आएगा या इन्फिनिटी आएगा। तो हम इसी 5 आंसर्स के बेसिस पे इसकी 5 डायग्राम जो हैं वो बनाएंगे। अब उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट कराया गया था बुक्स के द्वारा, जो आपको क्रैम कराते हैं, वो अभी क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों कराते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो यूजिंग 5 डायग्राम्स। सो 5 डायग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर एक डायग्राम के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कॉमन लेंगे। कॉमन ऐसे होंगे कि यहाँ पे हम सप्लाई लेने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेने वाले हैं। सो ऐसे ही हम 5 डायग्राम जो है बना लेते हैं। सभी के अंदर एक कॉमन चीज रख लेना कि सभी के वाई एक्सिस पे आप प्राइस ले लीजिएगा और एक्स एक्सिस पे सप्लाई ले लीजिएगा। वैसे ही इधर आ जाएगा। तो अगर आप कॉपी पेस्ट को साथ साथ करेंगे लेक्चर सुनने के टाइम पे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ डायग्राम्स बनाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो ये 3 डायग्राम्स हो गई, 2 डायग्राम्स हम और बना लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस और x एक्सिस पे सप्लाई। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, इधर भी y एक्सिस, x एक्सिस, और x एक्सिस पे जो है वो सप्लाई है और y एक्सिस पे जो है वो प्राइस है। ओके, सो ये हमने 5 डायग्राम जो है वो यहाँ पे बना। अब सभी डायग्राम के अंदर जो है वो एक चीज आपने जो है वो कॉमन करनी है, और वो कॉमन ये करना है कि आपने क्या करना है 5 की 5 डायग्राम के अंदर। क्योंकि हम देखो ध्यान से, अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, भी सप्लाई में चेंज आएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब प्राइस में चेंज आएगा तो हमने कहा था कि जो प्राइस में चेंज है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसके करके क्या होगा, सप्लाई में चेंज आएगा। तो जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा न्यूमिनेटर में रहता है। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दे वर्क एज अ बेस, तो वो बेस के तौर पे काम करते हैं। बेस में होंगे तो बेस में ही रहेंगे। याद कीजिए मैंने आपको आपके घर की एग्जांपल दी थी कि आपके घर का जो बेस है, जो आपके घर की नींव है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उस वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उसी के बेसिस पे क्या होगा, जो आपके घर की बिल्डिंग है, तो जितनी आपके घर की दीवारें हैं वो उतनी ही ज्यादा जो है वो स्ट्रांग रहेंगी। सो देयर इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग। सो द बेस ऑफ सप्लाई इज द प्राइस। सो प्राइस जो है अगर उसके अंदर फर्स्ट चेंज आएगा विच इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके करके क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसके अंदर भी चेंज आएगा। अब हम ध्यान से देखें तो इधर भी हम चेंज ला रहे हैं, इधर भी हम चेंज ला रहे हैं। तो चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है कि इनिशियली आपके पास एक पोजीशन है, यहां पे आप स्टार्टिंग में है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने अपने आप को चेंज किया। बात समझ में आई, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने चेंज मेजर करना है तो चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक इनिशियल पोजीशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें चेंजेस जो हैं वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इनिशियल पोजीशन जो है वो सारी डायग्राम्स में लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम कहेंगे कि देखो जी ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, और इसके बाद हम यहां पर जो है उन्होंने हमें आपको चेंज किया। तो हम क्या करते हैं, सारी डायग्राम्स के अंदर एक इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं। लेट इट बी कि ये P जो है वो हमारा प्राइस है, ये इनिशियल प्राइस है, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी सप्लाई है इनिशियली वो है OQ, और हम हैं इस A पॉइंट के ऊपर। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। अब जितने भी हमने चेंज दिखाना है, इधर द चेंज इज इन द प्राइस और द चेंज इज इन द सप्लाई, हम इसी इनिशियल पोजीशन से जो है वो अपने चेंजेस दिखाने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपने चेंज दिखाना है उसके लिए एक इनिशियल पोजीशन तो होनी जरूरी है, ताकि आप उससे जो है वो अपने चेंजेस दिखा सकें। तो जो इनिशियल पोजीशन मैंने इस डायग्राम के अंदर ली है, मैं सारी डायग्राम के अंदर ही एक इनिशियल पोजीशन ले लेता हूं कि सभी के अंदर एक इनिशियल पोजीशन है।
इधर भी प्राइस जो है वो P है और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई जो है वो Q है और आप इस A पॉइंट पे हैं। वैसे ही इधर है प्राइस P है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई जो है वो Q है और हम इस A पॉइंट पे हैं। वैसे ही इधर भी प्राइस P है और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई जो है वो Q है और हम इस A पॉइंट पे हैं। इधर भी प्राइस P है, सप्लाई जो है वो Q है और हम इस A पॉइंट पे हैं। तो ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब जो भी हमने चेंजेस दिखाने हैं, ठीक है, चाहे वो चेंज आपने प्राइस में प्रोड्यूस करना है, चाहे आपने चेंज जो है वो सप्लाई में प्रोड्यूस करना है, तो आपने इन्हीं जो है इनिशियल पोजीशंस को जो है वो ध्यान में रखना है। तो वो कैसे होगा, हम उस चीज को डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। अब सपोज करो, अब हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो होगा प्राइस चेंज, ठीक है। प्राइस चेंज कराना है तो हम सबसे पहले प्राइस को ही चेंज कराएंगे। अब प्राइस को चेंज कराना है और उसके करके क्वांटिटी सप्लाइड को चेंज कराना है, ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे आंसर्स हैं हम इनको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं ताकि हम इनको जो है वो जस्टिफाई कर सकें कि आंसर जो है वो 0 हो सकता है, वो लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आंसर वहां से पिक करेंगे और उसके बेसिस पे डायग्राम जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट आंसर जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा आंसर जो है वो है 0। तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके अंदर जो आपका आंसर आना चाहिए इलास्टिसिटी का, वो आना चाहिए 0। ध्यान से सोचो, हमने फर्स्ट आंसर पिक किया है 0। अब आप चाहे न्यूमिनेटर में जो मर्जी लिख लो, डिनोमिनेटर में जो मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है, तो पर आंसर उसका 0 आना चाहिए। अब आंसर 0 कैसे आएगा, अगर मैं क्या करूं, इधर लिख दूं 2, इधर लिख दूं मैं 5। अब ऊपर मैंने 2 लिख दिया, नीचे मैंने 5 लिख दिया, क्या आंसर 0 आएगा? नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो 0.4 है। अगर मैं ऐसा ना करूं, अगर मैं ऊपर भी 5 लिख दूं, नीचे भी 5 लिख दूं, तो क्या आंसर 0 आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 को 5 से कैंसिल करूंगा तो आंसर तो 1 आ जाना है। मुझे आंसर जो है वो 0 चाहिए, तो मैं क्या करूं, अगर मैं ऊपर भी 0 लिख दूं, नीचे भी 0 लिख दूं, क्या आंसर 0 होगा? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 0 इट्स नॉट इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसका कोई आंसर नहीं है। सो ये तो आंसर 0 नहीं होने वाला। ये वो चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं कि अच्छा 0 को 0 से डिवाइड कर दो, आंसर 0। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट इक्वल टू 0, रादर इट इज अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो इसका आंसर भी 0 नहीं हो सकता। अब अगर मैं ऊपर 5 लिख दूं और नीचे 0 लिख दूं, आओ अब क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 0, अब इसका आंसर भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 होता है द आंसर इज इन्फिनिटी, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इफ वी डिवाइड सम नंबर विद 0 द आंसर इज नॉट 0, रादर द आंसर इज इन्फिनिटी। अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, पर मुझे तो 0 चाहिए। अब अगर मुझे 0 चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में आप जो मर्जी लिख लो। when 0 is divided by something, either it's 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10, जो मर्जी लिख लो, आंसर 0 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर 0 लिखा हुआ था, सपोज मैंने नीचे लिख दिया 10, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब सोचो कि आपके प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, कितना? 10। 10 का मतलब क्या? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ये जो 10 लिखा हुआ है, इस 10 का मतलब है 10%। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10%। अब मैंने क्या साथ में माइनस का साइन लगाया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मान के चल रहा हूं कि प्राइस जो है उसमें जो चेंजेस हैं दैट इज 10% और साथ में कोई साइन नहीं लगा हुआ, इट मींस द प्राइस इज इंक्रीजेस बाय 10%। प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, तो प्राइस हो गया इंक्रीज। तो प्राइस मैंने इंक्रीज करा दिया, वो हो गया P1। अब P1 क्या है, ध्यान से सोचो। P1 जो है वो आपका एक इनिशियल प्राइस था P, अब जो आपका प्राइस है वो है P1। क्लियर? प्राइस में 10% का चेंज आ गया,
अब वो कहता है कि अब आंसर अगर आपको जीरो चाहिए तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वो कितना होना चाहिए, जीरो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखो अगर किसी भी कम्युनिटी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जो चेंज आ रहा है वो जीरो है, वो कहता है जीरो चेंज है। जीरो चेंज मतलब चेंज हो ही नहीं रही। इसका मतलब जो हमारी सप्लाई पहले थी हमने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आने, इसको उतने का उतना ही रखना है। तो अब ये देखो, अब मैंने क्या किया, प्राइस में चेंज लाया क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर में मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर मैं नीचे भी जीरो लिख दूं तो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। अगर मुझे आंसर जीरो चाहिए इसका मतलब न्यूमिनेटर जीरो होना चाहिए पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे प्राइस के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, प्राइस के अंदर चेंज लाना पड़ेगा पर क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर चेंज नहीं लाना पड़ेगा। सो मैंने प्राइस में चेंज लाया, मैंने P से P1 किया बट मैंने क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंजेस नहीं किए, उसको मैंने OQ का OQ रखा और मैं आ गया इस B पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहां पे -10% कर देता, अभी भी जीरो डिवाइडेड बाय -10% तो अभी भी आंसर जीरो होता। मतलब अगर प्राइस कम होके P2 हो जाए, अब देखो -10% है मतलब प्राइस क्या किया है, कम हुआ है। प्राइस 10% कम हुआ, सप्लाई में फिर भी चेंज कितना है, जीरो। मतलब सप्लाई में अभी भी कोई चेंज नहीं आया। सप्लाई अभी भी आपने कितनी रखनी है, OQ की OQ ही रखनी है और आपने आ जाना है C पॉइंट पे। यानी अब देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस में चेंज आ रहा है बट सप्लाई में मैंने कोई चेंज क्रिएट नहीं किया, मैंने सप्लाई उतनी की उतनी ही रखी। सो अब अगर मैं ए पे था तो मैं बी पे चला गया, बी से मैं सी पे चला गया। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं ऐसे तो ये जो एस एस बनेगी ये क्या है, ये मेरी सप्लाई कर्व है जिसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी है, जीरो। अब ध्यान से सोचो, अगर हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, सो हमने जो टॉपिक किया था वो हमने कहा था कि जो भी हम चेंज लाएंगे हम करेंगे प्राइस के अंदर। तो ये हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि हमने सप्लाई के अंदर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। हमने ये देखना है कि जो आपकी सप्लाई है वो कितनी इलास्टिक है, सप्लाई कितनी फ्लेक्सिबल है, सप्लाई कितनी स्ट्रेचेबल है, हम सप्लाई को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, हम सप्लाई को कितना आगे या पीछे खींच सकते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तभी तो बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब हमने सप्लाई की स्ट्रेचेबिलिटी, सप्लाई की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है कि प्राइस जो सप्लाई है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, सप्लाई को कितना स्ट्रेच किया जा सकता है अपनी इनिशियल पोजीशन से, हम उसको कितना राइटवर्ड और कितना लेफ्टवर्ड स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जब प्राइस में चेंज आता है तो जितना हम उसको स्ट्रेच कर लेंगे, जितना हम उसको खींच लेंगे लेफ्ट और राइटवर्ड, उतनी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। अब चेक करो, अब प्राइस जब इंक्रीज हुआ फ्रॉम P टू P1 या जब प्राइस डिक्रीज हुआ फ्रॉम P टू P2, क्या हम सप्लाई को चेंज कर पाए, नहीं, सप्लाई तो उतनी की उतनी रही। मतलब ये मार्कर वाला हिसाब हो गया जो मैंने एग्जांपल में दिया था कि ये जो मार्कर है जहां पर ये है, जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन है ये उतने का उतना ही रहेगा। आप इसको जितना मर्जी खींचने की कोशिश कर लो ये खींचेगा नहीं। इसका मतलब इसमें कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। तो मैं कहूंगा इलास्टिसिटी जब है ही नहीं तो ये क्या है, इलास्टिसिटी कितनी, जीरो। इसको हम एक और नाम देंगे, हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब पूरी तरह से, परफेक्टली क्या होता है, पूरी तरह से क्या है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक मतलब इसमें कोई इलास्टिसिटी जो है वो
नहीं है। तो जब भी सप्लाई कर्व जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, आप उसको बिल्कुल नहीं खींच सकते। तो क्या होगा उस केस में, जो आपकी सप्लाई कर्व है वो होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये कौन सी कम्युनिटी में होगा? ये जो है ये होगा बेसिकली पेरिशेबल गुड्स के अंदर और नेचुरल गुड्स के अंदर, जिनके अंदर जो, अब देखिए नेचुरल गुड्स है, नेचुरल गुड्स में प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद कीजिए हमने एग्जांपल लिया था कि अगर क्या होता है, अगर जो नेचुरल गुड है लाइक मिल्क, अब क्या होगा अगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो अगर आप जो है वो गाय के आगे से हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि हे गौ माता प्राइस बढ़ गया है, ठीक है तो ज्यादा दूध दे दो, तो गौ माता ने ना ज्यादा दूध नहीं दे देना, ठीक है। या अगर रेट कम हो जाएगा तो आपको बोलेगा कि गौ माता रेट तो कम हो गया है, प्रॉफिट आ नहीं रहे, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं तो अपना मेरे को दूध आज कम देना। जितना गौ माता ने दूध देना है उतना ही देना है, उसने ना कम करना ना ज्यादा करना, तो उसकी सप्लाई उतनी ही रहेगी, प्राइस चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। तो मैं कहूंगा उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक जो है वो होगी। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जिसमें सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, प्राइस जितना मर्जी चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। डन। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है 0 वो डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला आंसर जो है उसको पिक करते हैं। ठीक, अब अगला आंसर देखो, अगला जो हमारा आंसर है वो है लेस देन 1, यानी आंसर अब आपका लेस देन 1 आना चाहिए। अब लेस देन 1 का मतलब क्या? लेस देन 1 का मतलब ये कि अब आपकी जो आंसर है इलास्टिसिटी का वो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू 1 से कम हो। अब कितनी कम हो वो आपकी मर्जी है। अब आप चाहे 0.99 आंसर लें वो भी लेस देन 1 है, अगर आप 0.6 ले आते हैं वो भी लेस देन 1 है, अगर आप 0.2 ले आते हैं वो भी लेस देन 1 है, और अगर आप 0.1 ले आते हैं तो वो भी लेस देन 1 है। मतलब जो मर्जी कर लो, आंसर आपका 1 से कम होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब जो मर्जी वैल्यू पुट करो इसके अंदर, पर ध्यान ये रखना कि आंसर 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से आंसर कम कब आएगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, और वो ये है कि जब आपकी न्यूमिनेटर की वैल्यू वो जो है वो कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो आंसर आपका लेस देन 1 जो है वो अपने आप आ जाएगा। लेट इट बी। अगर मैं क्या करूं, मैं ऊपर लिख दूं यहां पर 2 और नीचे लिख दूं मैं 4। अब ऊपर मैंने 2 लिख दिया, नीचे 4 लिख दिया। अब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर मैं 2 और 4 ना लिख के यहां पे 20 और 40 लिख दूं, क्या फर्क पड़ा? अगर मैं यहां पे 400 और 200 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ा? जो मर्जी लिख लो, सिर्फ ध्यान ये रखना कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज लगाना है तो ऊपर भी परसेंटेज लगा दिया, नीचे भी परसेंटेज लगा दिया। अब एक और ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि क्या मैंने यहां पर जो प्राइस में चेंज लिखा 40%, क्या मैंने माइनस लगाया? नहीं। इसका मतलब मैं यहां पे अगर माइनस नहीं लगा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस है। प्लस है मतलब कि जो कमोडिटी का प्राइस है वो क्या हुआ है, वो 40% प्लस हुआ है, मतलब 40% इंक्रीज हुआ है। अगर यहाँ पे 40% इंक्रीज हुआ है तो फिर सप्लाई क्या हुई होगी, सप्लाई भी इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि अब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड जो है, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई जो है उसको फेल नहीं कराना। लॉ ऑफ सप्लाई एज इट इज काम करेगा। अगर आप प्राइस में चेंज प्लस में लेके आते हो तो आपको सप्लाई में चेंज भी प्लस में लाना पड़ेगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना आया 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अब 0.5 जो है वो लेस देन 1 आ गया। अब ये लेस देन 1 कैसे आया? लेस देन 1 इसलिए आया क्योंकि मैंने जो प्राइस में चेंज है वो किया 40% और मैंने सप्लाई में चेंज किया 20%। मतलब प्राइस में चेंज मैं ज्यादा लेके आया, सप्लाई में चेंज मैं कम लेके आया। ध्यान से अब इधर देखो, इधर प्राइस में चेंज आपने ज्यादा लेके आना है तो
प्राइस ऑलरेडी P है तो मैंने प्राइस कर दिया P से P1। ये डिस्टेंस चेक करो, ठीक है। अब जितना ये डिस्टेंस है, अब आपने प्राइस बढ़ाया है, तो ये मत गलती कर देना कि यहाँ पे सप्लाई कम कर देना। ये आमतौर पे स्टूडेंट जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि बना रहे होते हैं सप्लाई और डायग्राम बन जाती है डिमांड की। अब अगर प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, ठीक है, सप्लाई बढ़नी चाहिए, पर उतनी नहीं बढ़ानी जितना कि आपने जो है वो प्राइस बढ़ाया था। अब चेक करो, मैंने अगर अपने आप को इस बी पॉइंट पे ले आया और मैंने सप्लाई क्यू से Q1 कर दी। अब चेक करो, अब मैंने प्राइस बढ़ाया इतना सारा, ठीक है, अब मैंने सप्लाई भी बढ़ाई है बट इतनी सी। प्राइस में चेंज में ज्यादा लेके आया, सप्लाई में चेंज में कम लेके आया, तो अब अगर मैं ए और बी को मिला दूं सो ये एस जो है ये बन जाएगी मेरी सप्लाई कर्व, ठीक। अब इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि जो सप्लाई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, सप्लाई में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बिल्कुल चेंज आ रहा है। देखो Q से Q1 वो चेंज हो रही है, बट उतनी चेंज नहीं हो रही जितनी की क्या हो रही है, प्राइस चेंज हो रहा है। मतलब प्राइस में चेंजेस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, सप्लाई में चेंजेस जो हैं वो कम आ रहा है पर कम आ रहा है। सो इस केस के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा, वो लेस देन 1 होगी। हम इसको बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या हम इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई फ्लेक्सिबल है, सप्लाई स्ट्रेचेबल है, हम सप्लाई को स्ट्रेच कर सकते हैं। देखो मैंने Q से उसको Q1 पे खींच दिया, अब Q से Q1 पे खींचा, इसका मतलब स्ट्रेचेबिलिटी तो उसके अंदर है, पर कहता उतनी नहीं है जितनी की प्राइस के अंदर है। मतलब प्राइस में स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है और सप्लाई में स्ट्रेचेबिलिटी कम है। कम है तो मतलब वो क्या हो गई, वो लेस इलास्टिक हो गई। याद कीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये मेरी शर्ट है और अगर शर्ट को मैं यहां से खींचता हूं तो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल तो हो, ये शर्ट जो है वो जरूर होती है। तो स्ट्रेचेबिलिटी है पर वो बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक। ओके, अब आंसर आपका लेस देन 1 हो गया। कब होगा, जब प्राइस में चेंज जो है वो ज्यादा आएंगे और सप्लाई में चेंज जो है वो कम आएगा, तो उसको हम बोलेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई। अब अगले आंसर पे आ जाते हैं। अब ये भी आंसर हो गया। अब अगला आंसर है इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, आपने क्या करना है, आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका आंसर, अगर मैं उसको कैंसिल करूं तो आंसर 1 आना चाहिए। ध्यान से सोचो, अब जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, आप न्यूमिनेटर में जो मर्जी लिख लो, डिनोमिनेटर में जो मर्जी लिख लो, आंसर 1 ही आना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब आंसर 1 कैसे आएगा, अब ध्यान से सोचो। अब आंसर 1 लाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि आपका जो न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आप ऊपर 20 लिख रहे हैं तो नीचे भी 20 लिखो, ऊपर 50 लिख रहे हैं तो नीचे भी 50 लिखो, ऊपर 100 लिख रहे हैं तो नीचे भी 100 लिखो, क्योंकि अगर आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल ना हुई तो आंसर 1 आ ही नहीं सकता। आप जो मर्जी कर लेना। तो अब अगर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी 20% लिख दिया, नीचे भी 20% लिख दिया, 20% कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1। देखो हमारा आंसर 1 लाना चाहिए हमें, तो हमने आंसर 1 ले आए। 1 कब आएगा, 1 आंसर तब आएगा जब क्या हो कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों क्या हो, सेम हो। सेम हो मतलब, सेम हो का मतलब ये हुआ कि जितना चेंज प्राइस के अंदर आए उतना ही चेंज क्या होना चाहिए, सप्लाई के अंदर भी आना चाहिए। मतलब प्राइस और सप्लाई दोनों के अंदर जो चेंजेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब क्या, कि जितना आपने इधर डायग्राम के अंदर प्राइस चेंज करना है उतना ही आपने क्या करना है, इधर सप्लाई चेंज करनी है। मतलब ये जो गैप रखना है आपने प्राइस का और इधर सप्लाई का, वो जो गैप रखना है वो आपने सेम रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। तो अगर मैंने प्राइस जो है उसको इंक्रीज करके P से P1 किया, ठीक। अब आप क्या करें, स्केल लीजिए, स्केल लेके इसको मेजर कीजिए कि आपने ये जो गैप है वो कितने सेंटीमीटर का लिया है। तो अगर मान लो आप कहते हो कि ये हमने 3 सेंटीमीटर का लिया, अगर ये गैप इधर 3 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब इधर भी आपने 3 सेंटीमीटर ही रखना है। मतलब जितना आपने इधर से
प्राइस चेंज कराया एग्जैक्टली उतना ही इधर से जो है वो सप्लाई चेंज कराइएगा और इस बी पॉइंट पे जो है वो आ जाइएगा। मतलब दिस गैप एंड दिस गैप शुड बी सेम। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर आप एक कर्व बनाएंगे सो ये आपकी जो है वो सप्लाई कर्व बन जाएगी एस एस। अब चेक करो, दिस सेगमेंट इज इक्वल टू दिस सेगमेंट, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, मतलब जितना चेंज आप प्राइस के अंदर लेके आते हैं उतना ही चेंज आप सप्लाई के अंदर लेके आइए। प्राइस और सप्लाई में आने वाला चेंज अगर इक्वल होगा ओनली देन द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसका आंसर इक्वल टू 1 नहीं ला सकते। तो इक्वल टू 1 कब होगा, जब जितना चेंज प्राइस के अंदर आएगा सप्लाई के अंदर ऑटोमेटिकली उतना ही चेंज जो है वो आना चाहिए। तो आंसर आपका इक्वल टू 1 जो है वो आ जाएगा। अब चलते हैं अगले आंसर पे। अब इक्वल टू 1 भी हो गया। ठीक, अगला जो हमारा थर्ड आंसर है, फोर्थ आंसर सॉरी, वो है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि अब आंसर इस तरह से सेट करना है कि वो 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ मर्जी, पर 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब सोचो कि आपके पास ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 कब आएगा, आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, आपकी मर्जी है, हिट एंड ट्राई लगा के देख लो, आंसर ग्रेटर देन 1 आपने लाना है। तो वो कैसे आएगा, वो सिर्फ एक ही केस में आएगा जब आप न्यूमिनेटर जो है उसकी वैल्यू ज्यादा रखोगे और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आप कम रखोगे। मतलब अगर मैं ऊपर लिख देता हूं 40% और नीचे लिख देता हूं 20%। ठीक, अब चेक करो, अगर 40% डिवाइडेड बाय 20% है तो आंसर कितना आएगा, 2। अगर 2 है तो वो ग्रेटर देन 1 जो है वो हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर देन आंसर का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि जो भी न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। तो आप अगर इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन ले लें, आंसर आपका ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। मतलब क्या कि अगर आपने न्यूमिनेटर छोटा कर दिया, डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर कर दिए, आंसर ग्रेटर देन 1 बिल्कुल नहीं आने वाला। ग्रेटर देन 1 सिर्फ एक केस में आने वाला है और वो ये है कि न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब देखो, कहता है प्राइस के अंदर चेंज वो है 20% का, जो सप्लाई के अंदर चेंज है वो कितना है, वो है 40% का। मतलब जो प्राइस में चेंज है वो आपने कम लेके आना है, जो सप्लाई में चेंज लाना है वो आपने ज्यादा लेके आना है। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं प्राइस में चेंज मैं लाया P से P1। अब ये गैप चेक करो, इतना हुआ। जो सप्लाई में चेंज लाना है वो लाना है ज्यादा। तो ये देखो, ये मैं लेके आया सप्लाई में चेंज और ये मैं आ गया Q1 पे। तो चेक अगर हम करें तो ये पता लगता है कि प्राइस में चेंज हम इतना लेके आए हैं और सप्लाई में चेंज हम इतना लेके आए हैं। तो प्राइस में चेंज कम है, सप्लाई में चेंज ज्यादा है। तो अगर आप इस बी पॉइंट पे आ जाते हैं तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये एस एस जो है वो आपकी सप्लाई कर्व जो है वो बन जाएगी। बन गई ना, देखो प्राइस में चेंज मैं कम लेके आया, सप्लाई में चेंज मैं ज्यादा लेके आया, तो क्या हुआ, आंसर जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1 जो है वो आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, वो इन्फिनिटी आना चाहिए। अब इन्फिनिटी आंसर कब आता है, मैंने शुरू में बताया था, इन्फिनिटी आंसर तब आएगा जब न्यूमिनेटर के अंदर कोई वैल्यू होगी बट डिनोमिनेटर कितना होगा, 0। मतलब व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 द आंसर इज इन्फिनिटी। अब तो आपको समझ लग गई होगी। अब आपने क्या करना है, सप्लाई में चेंज लेके आना है। मतलब सप्लाई आपकी ऑलरेडी Q है, इसमें आपने चेंज लेके आना है। चेंज लाना है मतलब आप चाहे इसको आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ। ठीक, बट कहता है प्राइस में चेंज कितना, 0। मतलब प्राइस में आपने कोई चेंज नहीं लेके आना। मतलब प्राइस P का P रखना है। आप सप्लाई को आगे ले गए और Q1 पे ले आए और B पॉइंट पे आ गए। आप प्राइस उतना ही रखा, सप्लाई को पीछे ले आए और Q2 पे ले आए। अब आप आ गए C पॉइंट पे। देखो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है। एक बार मैंने चेंज प्लस में लाया जब मैं Q से Q1 गया,
एक बार मैंने चेंज माइनस में लाया जब मैं Q से Q2 गया, बट दोनों ही केसेस में मैंने प्राइस में कोई चेंज नहीं लाया, मतलब A, B और C अगर मैं इसको मिला दूं तो ये बनेगी मेरी सप्लाई कर्व SS। तो ये क्या है, इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर है वो कितना है, इन्फिनिटी है, और इस केस में कितना था, ग्रेटर देन 1 था। मतलब इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक, पूरी इलास्टिक है, जितना मर्जी इसको खींच लो, ये आपकी सप्लाई जो है वो जितना मर्जी चेंज हो सकती है विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो अगर जो आपकी सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, इन दैट केस क्या होगा, जो सप्लाई कर्व है दैट इज पैरेलल टू x-axis. Okay, so these are the 5 degrees of price elasticity of supply, and in the same case it is also called the geometric method for the calculation of price elasticity of supply. अब इसमें थोड़ा सा हमारा टॉपिक पेंडिंग है, that will be discussed in the next lecture, so we meet again in the next lecture. Till then it's goodbye from my side. Thank you very much.